निशा को किडनी के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। शून्य आंखों से निशा चारों ओर निहारती जा रही थी। सब उसके संगी संबंधी पीछे छूटते जा रहे थे। वह आकांक्षाओं से घिरी बहुत व्याकुल हो रही थी। अंत में उसके पति ने उसको दिलासा दिया, हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। वह उसका हाथ थामे हुए था। तभी वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर आगे कर दी। दोनों के हाथ आपस में छूट रहे थे। निशा की आंखों से आंसू बह निकले और निहित आंखें बोल उठीं, मेरा हाथ थामे रहना। दूर से उसके पति ने भी आंखों से आश्वासन दिया, मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है, जल्दी से ठीक होकर आओ। आंखों आंखों में दोनों बातें करते हुए निशा एक आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन थिएटर में इंटर कर गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसका पति उमेश थका निराश सा गर्दन नीचे झुकाए दोनों हाथ मुंह पर रखकर बैठ गया और सिलसिलेवार यादों का कारवां उसकी आंखों में छाने लगा कि किस प्रकार निशा उसको मिली। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन फ्रेशर्स पार्टी में हुई। जैसे ही निशा ने कॉलेज में पार्टी के लिए एंटर किया, उमेश की आंखें उसी जगह टिक गईं। सुंदर सलीकेदार से वह ड्रेसअप हुई थी। चेहरे और आंखों पर हल्का हल्का सा मेकअप, होठों पर लाइट कलर की लिपस्टिक उसके रूप को और ही निखार रही थी। मध्यम कदकाठी, लंबे लंबे खुले बाल, गेहुआ रंग, साधारण से नए नक्श होने के बावजूद वह पार्टी की शान लग रही थी। जैसे ही उमेश की निगाह उस पर पड़ी, वह एकटक उसको निहारता रह गया। उमेश भी मध्यम वर्गीय होनहार लड़का था। कॉलेज के सभी प्रोग्राम वही ऑर्गेनाइज करता था। वह अपनी कॉलेज प्लेसमेंट सोसाइटी का मेन पर्सन था, जहाँ लड़कियाँ फ्रेशर्स पार्टी में खूब चटक मटक होकर डिजाइनर कपड़े पहनकर आई थीं। उनके आगे निशा सबसे सुंदर सादगी में जच रही थी। उसकी सौम्यता उमेश की आंखों में रच बस गई। चाह कर भी वह उसके ऊपर से निगाह नहीं हटा पा रहा था। कनखियों से बार बार उसे ही निहारे जा रहा था। तभी उमेश के दोस्त समीर ने उसको टोका, क्यों, क्या तेरी पार्वती मिल गई है जो उसको एकटक देखे जा रहा है? हम भी आए हैं यार पार्टी में, हमारे संग भी एंजॉय कर ले। देख कितनी सुंदर रंग बिरंगी तितलियां यहाँ घूम रही हैं। यहाँ तुझको एक वही तितली भाई जा रही है जो शायद उड़ना भी नहीं जानती, इसलिए इतनी सादगी से पार्टी में आई है। लगता है जैसे ज़बरदस्ती किसी ने आने के लिए फोर्स किया हो। उमेश उसके ख्यालों में खोया हुआ था। मगर समीर ने जैसे ही कहा कि शायद वह उड़ना नहीं जानती, उमेश ने फ़ौरन उसको कहा, तुझे क्या मालूम, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा चटक मटक या दिखावे से ही लड़कियां अच्छी लगती हैं, या वह अपनी सफलता की उड़ान नहीं भर सकती, या अपनी इच्छानुसार ज़िंदगी नहीं जी सकती हैं। सादगीपूर्ण रहना उनकी योग्यता को कम नहीं करता है, बल्कि दुनिया की चमक दमक से दूर वह अपनी मेहनत से कामयाब दुनिया बना लेते हैं। समीर अब तो उमेश को और चिढ़ाने लगा। ओहो, अब हमारे दोस्त को अभी से उसके बारे में कुछ सुनना भी पसंद नहीं है। अभी तो एक ही नज़र देखा है, तो आगे क्या होगा? हमारा दोस्त लगता है अपना दिल हार गया है। यह सुन उमेश ने उसको बोला, तुम भी ना यार, कैसी बातें करते रहते हो। अरे यार हैं तुम्हारे तो ऐसी ही बातें करेंगे। तो बता तुझे क्यों बुरा लगा यदि हमने उसके बारे में कुछ कहा? उमेश कुछ बोल नहीं पाया, बस आंखें तरेर कर रह गया। अब तो निशा जहाँ जहाँ जाए उमेश की निगाहें उसे ही ढूंढ रही थीं। धूप आँख मिचौली खेल रही थी, बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे निशा परेशान हो रही थी। एकदम से उमेश उसके आगे आकर खड़ा हो गया और मौका पाकर उसने निशा से हेलो कहा। निशा ने भी हेलो कहा। हाय, मैं फाइनल कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। और तुम? तो निशा ने भी जवाब दिया, बीकॉम ऑनर्स, मैं फ्रेशर्स हूँ। तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, यहाँ सबसे मेरी अच्छी जान पहचान है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। निशा ने मन ही मन सोचा, कोई तो आया बात करने के लिए। ये अनजान शहर और अनजान लोग मुझे बहुत अकेला कर रहे थे। दोनों कुछ समय तक बात करते रहे। पार्टी में निशा की
और लोगों से भी जान पहचान हुई। गोधूली बेला होते ही निशा जल्दी पार्टी से चली गई। उमेश उसको जाते हुए आखिरी क्षण तक देख रहा था। उसका चेहरा उसकी आंखों में समा गया। दोनों की पहली मुलाकात में हाय हेलो हुई। इस प्रकार दोनों में दोस्ती आरंभ हुई। सैटरडे संडे पढ़ने के कारण 2 दिन बाद कॉलेज खुलेंगे, लेकिन इन 2 दिनों में उमेश का हाल बेहाल था कि वह किसी भी प्रकार से निशा को देखे और उससे मिले। वह उसे बहुत मिस कर रहा था। जहाँ भी देखे उसे निशा का चेहरा ही नज़र आ रहा था। उसकी मधुर धीमी धीमी आवाज़ उसे बार बार सुनाई दे रही थी। जब एक बार प्यार की शुरुआत हो जाती है ना, तो ना दिन को चैन होता है, ना रातों को नींद, और हाल बेहाल हो जाता है। इसी प्रकार निशा को मिस करके उमेश का भी हाल बेहाल था। उसे नहीं मालूम था उसे क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। 2 दिन उसने ऐसे काटे जैसे सालों बीत गए हों। उससे पहली मुलाकात के बाद उमेश को ऐसा लगा जैसे सदियों से वह एक दूसरे को जानते हों, और उमेश उसके ख्यालों में ही खोया रहा। अगले दिन के इंतज़ार में पूरी रात उसने करवट बदल बदल कर गुजारी। समीर उमेश के घर आया और उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, उमेश उमेश, जल्दी से कॉलेज चलो, नहीं तो देर हो जाएगी और पहला पीरियड मिस हो जाएगा। तभी उमेश की मम्मी ने बताया, बेटा वह तो सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गया है। वह तो कह रहा था कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर समीर का सिर चकरा गया और समग्र सोचने लगा, ऐसा उसको कौन सा ज़रूरी काम था जो मुझे छोड़कर कॉलेज चला गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अचंभित अवस्था में समीर वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गया। मन में उथल पुथल लिए वह जल्दी से कॉलेज पहुँचा और इधर उधर नज़रों को घुमाते हुए उमेश को ढूंढने लगा। जैसे ही उसकी नज़र उमेश पर गई, वहीं सामने से निशा गुजर रही थी। तभी उसने उमेश से कहा, यार तेरा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो मुझे और अपनी नींद को छोड़कर चला आया। समीर बहुत गुस्से में तुनतुनाते हुए उमेश से बोला, तूने तो मुझे पराया ही कर दिया। आज तक तूने ऐसा नहीं किया था। समीर टेढ़ी निगाह से एक तरफ निशा को देख रहा था और दूसरी तरफ से उमेश पर गुस्सा कर रहा था। उमेश ने उसे शांत करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार वह सोसाइटी की ज़रूरी काम था, अचानक से आ गया। नहीं तो कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने जिगरी दोस्त को भूल जाऊं। चल गुस्सा छोड़, कैंटीन में कुछ खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। घर से जल्दी निकल गया था तो नाश्ता भी ठीक से नहीं कर पाया। समीर गुस्से में उमेश से मुंह फेर कर पलट कर खड़ा हो गया और टोन चेंज करते हुए बोला, हाँ हाँ समझता हूँ तेरा कौन सा ज़रूरी काम था। ये बहाने मेरे सामने ना बना। कल वाली को देखकर मिल गया तेरे दिल को चैन, करार। मुझसे ज़रूरी तो वह हो गई। जा, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है, वैसे भी मेरी क्लास है। उमेश ने एक लंबी आह भरी, हाँ मिल गया। फिर समीर को माफ़ी मांगकर मनाया, चल खाना बाद में खाएंगे, पहले तेरे साथ क्लास अटेंड कर लेता हूँ। समीर आगे आगे और उमेश पीछे पीछे, दोनों अगली क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। उधर निशा की भी और लोगों से जान पहचान और दोस्ती हो गई। वह लाइब्रेरी गई और वहाँ पर फॉर्म भर दिया, क्योंकि उसे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लाइब्रेरी से इशू कराना था। उसने एक फॉर्म फिल किया, लेकिन उसको एक प्रोफेसर के साइन की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी जमा करनी होती है। क्योंकि जब किताबें वापस करते हैं तो सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। इस तरह स्टूडेंट पूरे साल उन किताबों से पढ़ भी लेते हैं और किताबों में एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता। वह फार्म लेकर लाइब्रेरी से जैसे ही बाहर निकली, रास्ते में उसे उमेश मिल गया। उसने उमेश से पूछा कि ये प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे, तो उमेश ने बताया, अभी अभी यही प्रोफेसर हमारी क्लास लेकर निकले हैं। उमेश ने उंगलियों से इशारा करते हुए उस दिशा की तरफ निशा को बताया। निशा ने उसे ओके थैंक्स कहा। थैंक्स की क्या बात है, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे कुछ भी काम बता सकती हो, उमेश ने बड़े इत्मीनान से निशा से कहा। निशा उमेश की बताई दिशा की ओर प्रोफेसर के साइन कराने उस दिशा में चली गई।
एक दिन निशा को सीनियर स्टूडेंट ने रैगिंग के लिए पकड़ लिया और उसे परेशान करने लगे। तभी उमेश वहां आ गया और अपने साथी स्टूडेंट्स को कहा, इसे परेशान मत करो। उन सब ने उसकी बात सुनकर निशा को परेशान करना छोड़ दिया और निशा को जाने दिया, क्योंकि सभी जानते थे उमेश से पंगा लेना ठीक बात नहीं है। निशा ने उमेश को फिर से थैंक्स कहा। चलो, तुम्हारी वजह से मैं बच गई और मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। यदि तुम ना होते तो ना जाने ये लोग मुझे किस प्रकार परेशान करते। मैं तो बहुत डर गई थी। तुम्हारे साथ अब अच्छा लग रहा है। निशा, तुमने मुझे फिर से थैंक्स कहा। मैंने पहले भी मना किया था और आज भी यही कहूँगा। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। निशा ने सकुचाते हुए कहा, अच्छा, आगे से ध्यान रखूँगी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। अब ठीक है। इस प्रकार कभी कैंटीन कभी ग्राउंड में दोनों की बहुत सारी बातचीत हो ही जाती। निशा को उमेश हर तरह से मदद करता। निशा भी सब कामों के लिए उमेश पर विश्वास कर उसको आसानी से अपनी हर समस्या बता देती। कॉलेज इलेक्शन शुरू हो गए। चारों तरफ कॉलेज में नारे गूंजने लगे। सब उमेश को इलेक्शन लड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन उमेश ने साफ साफ मना कर दिया। मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दूंगा। मैं इस तरह के कार्यों में भाग नहीं लेता हूँ। सभी स्टूडेंट एक साथ चिल्लाने लगे, उमेश 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 ही हमारा कॉलेज इलेक्शन जीतेगा। लेकिन उमेश ने इस बार भी सामने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। मुझे अपनी लाइफ में शांति बहुत पसंद है और मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। तुम किसी को भी कॉलेज इलेक्शन के लिए चुन सकते हो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। स्कूल की दोनों पार्टियों में खूब हंगामा होने लगा। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कहते। पढ़ाई तो जैसे ठप ही हो गई थी। एक दिन कैंटीन में कुछ स्टूडेंट कुर्सियों को आपस में फेंक कर लड़ने लगे। इलेक्शन का समय ऐसा ही होता है, कब एक दूसरे से गुट निरपेक्ष कर बैठे मालूम नहीं। वहाँ का माहौल भी असामान्य हो जाता है। कोई बैर ना होते हुए भी कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध प्रदर्शन करने लग जाता है। जगह जगह गुटबाजी शुरू हो जाती है और स्टूडेंट की सब पढ़ाई लिखाई तहस नहस हो जाती है। अगले दिन मौसम में तो बदलाव नहीं के बराबर हुआ, लेकिन जब सब कैंटीन में गए तो आश्चर्यचकित रह गए। सारी कुर्सियों को इकट्ठा कर सबको चैन से बांधकर ताला लगा दिया। सबके मन में एक साथ एक ही सवाल उभरा, ये किसने किया होगा। तभी भीड़ को चीरते हुए समीर बोला, कौन कर सकता है? एक ही है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। यह हमारे दोस्त का कमाल है। हमारे चहेते सुलझे विचार वाले उमेश ने किया है, ये सब किया है। तभी उमेश ने अपनी बुलंद आवाज़ में कहा, ये सब कॉलेज की प्रॉपर्टी है, किसी की अपनी जागीर नहीं है। तो कोई भी नुकसान कर दे, ये होते मैं नहीं देख सकता हूँ। अपनी योग्यता पर सब अपना चुनाव लड़ें। किसी को हक नहीं कि कॉलेज में तोड़ फोड़ करें। शांति से अपने चुनाव का प्रचार करें और अपना चुनाव लड़ें। ये झगड़ा फसाद इस कॉलेज में नहीं चलेगा। इसीलिए ही मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था कि सब पर अपना ध्यान रख सकूं, कि कॉलेज में कोई भी धमाल चौकड़ी ना मचाए और चुनाव की आड़ में बदतमीजी और लड़ाई ना करे। उमेश के दबंग हौसलों के साथ उस दिन सबको सबक मिल गया था। सबने खड़े होकर ही कैंटीन में खाना खाया और आगे आपस में विचार विमर्श कर ना लड़ने का फैसला किया। निशा भी ये सब देख रही थी। वह भी उमेश की बातों से प्रभावित हुई। दिन पर दिन उमेश की बातों का रंग पक्का होकर उसके दिलो दिमाग पर असर कर चढ़ता जा रहा था। उसने भी नुक्कड़ नाटक कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन कर ली और नारियों के प्रति हक के लिए अपना नाटक की तैयारी शुरू कर दी। निशा और उसके साथी पूरे जोश के साथ मिलकर एक साथ बोल रहे थे, अपना हक हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। कैसे कोई झुकाए हमें, ये हम भी देखेंगे, ये हम भी देखेंगे। निशा की इस जोशीले रूप को देख उमेश और समीर स्तंभ रह गए। अब तक उन्होंने निशा को सीधे साधे और शांत स्वभाव में ही देखा था। निशा को इस रूप में देखकर उमेश ने समीर से कहा, देखो ना, ये वही तितली है जो उड़ना नहीं जानती
और आज सबको सबके हक की बात बता रही है। समीर: हाँ यार, ये तो शेरनी निकली, मैं तो भीगी बिल्ली समझ रहा था। सच कहा है, जब नारी अपने पर आती है तो सब कुछ बदल देती है। उसके आगे तो देवता भी सिर झुकाते हैं, तो हम मनुष्य की क्या औकात है। कॉलेज का इलेक्शन शांतिपूर्ण निमट गया। साल का पहला साल भी ऐसे ही देखते देखते निकल गया। उमेश अपने दिल की बात दिल में ही रखे हुए था। मौके की तलाश थी कि तब वह अपने दिल की बात निशा को बताए, लेकिन इस बात से भी डरता था कहीं निशा उसको गलत न समझ ले, इसलिए सही समय का इंतज़ार कर रहा था। पढ़ने में तो वह होनहार था ही, इसलिए जॉब के लिए सारे इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर लिए। कॉलेज से उसकी अच्छी जगह नौकरी की प्लेसमेंट हो गई और वह ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभी वह आगे पढ़ना चाहता था और साथ में जॉब भी करना चाहता था कि वह अपना खर्च पानी खुद उठा सके और जॉब एक्सपीरियंस भी हो जाए। निशा भी बीकॉम ऑनर्स की सेकेंड ईयर में आ गई थी, लेकिन तभी कॉलेज खोलने से पहले कोरोना का लॉकडाउन लग गया और दुनिया में हाहाकार मच गया। कहानी अधूरी रह गई। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बात थे, लेकिन कभी एक दूसरे को बता नहीं पाए। दिल की बात दिल में रखते हुए ही दोनों के दिन गुजरने लगे, क्योंकि मिलना जुलना तो बिल्कुल बंद हो गया था और फ़ोन पर आपस में एक दूसरे को ये बात कहना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे बातचीत भी कम हो गई, लगभग दोनों की बात करनी ही बंद सी हो गई थी। उमेश ने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करके अपनी जॉब जारी रखी और साथ में कैट के एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कर दी। निशा की पढ़ाई भी घर से हो रही थी, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। किस्मत में क्या लिखा है कुछ नहीं मालूम, समय के आने पर ही पता चलता है। उमेश के पापा को कोरोना ने घेर लिया और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उमेश ने बहुत कोशिश की कि उसके पापा का हाथ हमेशा उसके सिर पर बना रहे और उनका हाथ उनसे छूटने ना पाए, लेकिन इसके बावजूद परिस्थितियों के आगे वह हार गया और अपने पापा को नहीं बचा सका। आर्थिक स्थिति भी डामाडोल रहने लगी। उमेश के पापा के जाने के बाद उमेश अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा, जिसके कारण वह डिप्रेशन में रहने लगा। अब तो समीर से भी बहुत कम बातें करता था। एक तो कोरोना ने पहले ही सबको जुदा कर दिया था और अब ये हालत। लेकिन समीर को जब उसकी ये हालत पता चली कि वह डिप्रेशन में रहने लगा है, तो उसने निशा को कॉल किया और उमेश के बारे में बताया। निशा को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने उमेश से बातें करने शुरू की। जब पहली बार उमेश ने निशा से बात की तो उसको बहुत खुशी प्राप्त हुई, जिससे उसका अकेलापन बंटने लगा और वह खुश रहने लगा। उमेश अपनी सारी बातें निशा को बताता और निशा भी उसको अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करती। दोनों दूर भले ही थे, लेकिन दूर होकर भी पास हो गए। उमेश सही हो गया था। उसने अपनी जॉब भी अच्छे से शुरुआत कर दी और कैट का एग्ज़ाम दे MBA में एडमिशन ले लिया। ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गई। अब कोरोना भी थोड़ा पहले से कम हो गया था। एक दिन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। उमेश ने यह बात समीर को बताई तो समीर ने कहा, यार अब की बार मौका मत चूकना। उमेश: बिल्कुल सही कहा तुमने समीर, अब मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा। आखिर वह दिन आ गया। दोनों एक साथ मिले और दोनों के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाह रहे थे, लेकिन जुबान लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही थी। आखिर में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अपनी इज़हार मोहब्बत कर ही दिया। दोनों एक साथ बोले, मैं तुमको पसंद। क्या कहा? दोनों चौंके। हा हा। दोनों की हंसी पूरी फिजा को महका गई। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खिल गईं। दोनों के जीवन में मोहब्बत के फूल खिल गए। उमेश ने बताया कि मैं तुमको पहले दिन से ही पसंद करता हूँ। यह सुन निशा ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उमेश ने कहा, मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था। हवाओं का रुख अब बदल चुका था। पतझड़ के बाद बसंत का आगमन हो चुका था। दोनों की फिजा खुशबूदार होकर महकने लगी थी। अब दोनों के दिन और रात बातों में गुजरने लगे।
एक दिन बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। कहाँ तो कोई बात करने को नहीं थी, लेकिन जब से दोनों के दिल क्या मिले, बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता था। इन सब के बीच निशा जॉब भी करने लगी। उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और उमेश की एमबीए के बाद बहुत अच्छी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। आखिर वह फिर से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। निशा के प्यार ने उसको ताकत दी और वह वक्त रहते संभल गया। वैसे भी इंसान के जीवन में बहुत इम्तहान आते हैं, कभी वह पास होता है, कभी फेल। लेकिन फेल होने पर कोई उसे फिर से हौसला अफजाई करे तो वह दुगनी ताकत के साथ अपने आप को सफल बनाने के लिए तैयार कर लेता है। निशा उसके जीवन की फिर से एक नई शुरुआत बनकर आई और उसका जीवन फिर से आगे बढ़कर ऊंचाइयां छूने को बेताब हो गया। कुछ महीनों बाद फरवरी का महीना चल रहा था। वैलेंटाइन का असर सबकी आंखों में सरूर बनकर छाया हुआ था। हर तरफ प्यार ही प्यार सबकी नज़रों में नज़र आ रहा था। बसंती फिजा की बौछारें मौसम को महका रही थीं। धरती नव अंकुर पल्लवित कर रही थी। बहारों का मौसम हर दिल को बहका रहा था। चारों तरफ सबकी कानों में प्यार की धुन बज रही थी। ऐसे में दोनों का प्यार तेजी से परवान चढ़ रहा था। आखिर वैलेंटाइन डे वाला दिन नज़दीक आ गया, प्यार के इजहार करने का दिन। लेकिन उमेश को अभी भी निशा से कुछ कहते हुए दिल धक धक करने लग जाता था। लेकिन समीर जैसे यार हों तो उमेश जैसा दोस्त भी मान ही जाता है। समीर, यार अब तो पूरी तरह सेट हो गए हो, अब तुम दोनों शादी कर लो या पूरी लाइफ एक दूसरे को यूं ही देखकर बितानी है। अचानक से जब ये बात सामने आई तो उमेश के मुंह से निकला, शादी? समीर, हाँ शादी। और क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दोगे, मन में ख्वाब सजाए उसकी मोहब्बत के? अब तुम उसे प्रपोज कर ही दो। उमेश, समीर ऐसे कैसे कह दूँ, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ समीर, तुम ही कुछ करो। समीर, अच्छा प्यार करते हुए तो ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा। तब तो निशा जी को देखकर पहली बार में ही तेरी बोलती बंद हो गई थी और आज नया नाटक कि अब निशा भाभी जी से डरने लगा है। जो सबको दहाड़ दे उसको सामने से एक लड़की को शादी की बात करने से डर लगता है। उमेश, डर वर नहीं लगता, बस ऐसे ही मुझसे नहीं होगा। समीर, नहीं डरपोक तो बोल दो उसको, डरपोक कहीं का। उमेश, मुझे डरपोक ना कह, मैं कल ही उसे शादी की बात करता हूँ। समीर, ऐसे ही जाएगा या कुछ तैयारी भी करनी है? अब जैसा हूँ वैसा हूँ, निशा से कुछ छिपा नहीं है। ठीक है बुद्धि के राजा, मुझे भी कुछ बोलने दे। और दिन तो ठीक है, लेकिन कल के लिए स्पेशल तैयार होकर जाना और फूल लेकर जाना ना भूलना। उमेश, अरे इतना भी बुद्धू नहीं हूँ तेरी तरह, नहीं तो तूने तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। ना जाने कौन सी हूर का इंतज़ार कर रहा है जो जब तेरे सामने आए तो तू अपनी हाँ कर सके। अच्छा हम बुद्धू तुम होशियार। हाँ हो भी, तभी तो निशा को तुमने पसंद किया है। समीर ने टेढ़ा मुंह करके आंखों को शरारतपूर्ण तरीके से दिखाते हुए उमेश की तरफ एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी और थम दिखाते हुए कहा, ऑल द बेस्ट मेरी जान। समीर उमेश को निशा को प्रपोज करने के लिए मनाकर चल दिया। तभी उमेश ने समीर को अपना अधिकार जमाते हुए कहा, ओए यार किधर जा रहा है, तैयारी कौन कराएगा, मुझे बीच मझधार में छोड़कर जा रहा है। तो समीर ने भी टसन से दाएं हाथ को ऊपर घुमाते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, हम अपने यार को बीच भंवर में छोड़ जाएं? अपने यार पर विश्वास रख, मैं सुबह की पहली किरण के साथ ही तेरे पास आ जाऊंगा तेरा साथ निभाने। अगर अभी भी डर लग रहा है तो बता, यहीं निशा भाभी जी को बुलाकर मैं ही बोल देता हूँ। अच्छा और कितनी टांग खींचेगा मेरी, चल भाग यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगा। इस प्रकार दोनों के दूसरे को चिढ़ाते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। अगली सुबह की सूरज की किरणें चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला रही थीं। आज दोनों का प्यार एक और पायदान चढ़ने वाला था और उनकी ज़िंदगी को और खुशगवार बना देगा। सुबह सुबह ही समीर उमेश के घर पहुंचकर उमेश को अच्छे से तैयार किया।
खिलखिलाती सुबह में उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक खिली हुई थी। वह बार बार आईना देख रहा था कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। कभी बालों को अलग अलग स्टाइल में हाथ से सही कर रहा था, कभी ब्लेजर को आगे से फिट कर रहा था, तो कभी अपने आप को आगे पीछे करके निहार रहा था। मन में एक बेचैनी उठ रही थी। यार समीर, अच्छा तो लग रहा हूँ ना? सच्ची सच्ची बताना। वह बार बार नर्वस हो रहा था। समीर बोला, बस यार, हीरो लग रहा है। और एक बात, तुम जरा भी घबराना नहीं। आंखों में आंखें डालकर निशा को अपनी सारी बातें कह देना। यहाँ तो बहुत स्टाइल मार रहा है, वहाँ निशा जी के सामने तेरी सिट्टी पिट्टी गुल ना हो जाए। अपने आप पर विश्वास रख। आज मेरा यार बिल्कुल अलग लग रहा है, अपनी ज़िंदगी का असली हीरो। उमेश, तूने कितनी आसानी से ये सब कह दिया और मेरी तो जान पर जान बनी हुई है। ऐसा लगता है कि धड़कनें अब ना थमेंगी। समीर, जा जा, थमेंगी। एक बार निशा को तो बोल दे अपने दिल की बात। सारा डर यहीं छोड़ जा, फिर जुबान क्या दिल भी बोलेगा। और यह कहकर उसको आईने के सामने से हटाकर बाहर का रास्ता दिखाया। समीर हंसकर उसको बाय बोलने लगा, जा यार, अब तो जाओ। और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और बोला, आज तूने यदि निशा को प्रपोज नहीं किया तो हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। उमेश, यार ऐसे तो ना करो, तेरी मेरी दोस्ती अलग है, निशा की बात अलग है। समीर, नहीं नहीं, मैं आज कुछ भी नहीं सुनूंगा। आज तो मुझे तेरी और निशा के प्यार का इजहार का इंतज़ार रहेगा। आखिर उमेश ने निशा के पास जाकर निशा को प्रपोज करने के लिए जैसे ही कहा, वह हिचकिचा गया और धीरे से उसका हाथ पकड़कर एक सांस में ये बोल निकले, बोलो ना, क्या मेरे साथ अपनी दुनिया बसाओगी? बोलो ना, क्या जीवन भर मेरे साथ चल पाओगी? बोलो ना, अपनी आँखों में मुझे अपना काजल बनाओगी? बोलो ना, मेरे हाथों से अपने बालों में गजरा सजवाओगी? बोलो ना, मेरी हर राह की मंजिल बन जाओगी? बोलो ना, क्या शादी के लिए तैयार होकर मुझे अपनाओगी? और एक लाल गुलाब उसके आगे बढ़ा दिया। निशा ने आंखों को नीचे झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। उमेश के हाथों से गुलाब लेते हुए बालों में सजा लिया। दोनों ने एक दूजे का हाथ थामे कभी न छोड़ने का वादा किया। दोनों का प्यार गुलाब जैसा खिल गया। उसके बाद दोनों लंच एक साथ कर वापस जाने लगे, लेकिन दोनों से एक दूसरे का हाथ छूट ही नहीं रहा था। समय जब ज़्यादा होने लगा तो निशा ने खुद ही दिल पर हाथ रखकर जाने के लिए कहा, ठीक है जाओ। रमेश ने कहा, मैं माँ से बात कर जल्दी ही शादी की बात करने तुम्हारे घर भेजता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ और समय चाहती हूँ। मैं अपना नेट का पेपर क्लियर कर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। उमेश, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, वह भी तो ज़रूरी है। निशा ने नज़रों से स्वीकृति दे दी और फिर सुरमई शाम में दोनों को अपने अपने घर जाना पड़ा। उमेश को स्वस्थ और अपना पैरों पर खड़े होते देखकर उसकी माँ ने भी एक दिन उससे शादी की बात की कि बेटा अब अपनी दुनिया बसा ले और घर में खुशियाँ लेकर आ। जो भगवान को मंजूर होना था वह तो हो गया, लेकिन अब सब कुछ सही है तो इस घर को नई खुशियाँ ला दे, इस घर की वीरानगी को दूर कर दे। उमेश ने अपनी माँ को निशा के बारे में सब बात बता दी, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा हमारे जात धर्म में बहुत अंतर है, हमारा उनका कोई मेल नहीं है, वह हमारे समाज में घुल मिल और समझ ना पाएंगी। माँ, जब उसने तुम्हारे बेटे को समझ लिया है, उसने हर हाल में मेरा साथ दिया है, तो क्या इसके आगे और किसी चीज़ का मोल है? उमेश की खुशियों के लिए आखिरकार उसकी माँ मान गई और राजी खुशी दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो गया। निशा के परिवार वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। निशा जॉब के साथ साथ नेट के पेपर की तैयारी में भी लग गई। एक दिन उसको बुखार आया और उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया
मामूली सा यूरिन इन्फेक्शन निकला। निशा ने दवाई ले ली, तबीयत में सुधार आ गया। नेट के पेपर से एक दिन पहले निशा को फिर से बहुत तेज़ बुखार हो गया। उसके घर वालों और उमेश को उसकी बहुत फिक्र हुई, लेकिन निशा ने सबको समझाया पेपर के प्रेशर की वजह से ये बुखार आया है, क्योंकि पढ़ने की वजह से रात को भी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता है और थकावट बढ़ जाती है। जब पेपर हो जाएगा तो सब अपने आप रूटीन में आ जाएगा और तबीयत सही हो जाएगी। उमेश ने फिर भी उसे समझाया, अगली बार पेपर दे देना, लेकिन निशा ने शरारती भरी नज़रों से उमेश को छेड़ते हुए कहा, देख लो फिर शादी के लिए और देरी हो जाएगी। और दबी सी एक हंसी उसके चेहरे पर फूट पड़ी। तो उमेश ने भी बहुत लापरवाही से कहा, तो हो जाने दो, वह तुम्हारी तबीयत से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है। निशा ने थोड़ा रूठते हुए कहा, तुम्हें देरी होने से तुम्हें फ़र्क न पड़े, मुझे पड़ता है। और कहकर वह उससे गुस्सा होकर निगाह दूसरी तरफ फेर ली। उमेश ने निशा को थोड़ी से छूकर अपनी ओर अवगत करते हुए कहा, ओ मैं नहीं जानता था तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि अब मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा है। तुम भी ना, तुम रह सकते हो। उमेश ने उसे सटीक लहजे में तेज़ी से कहा, चलो ठीक है, चली जाना पेपर देने, लेकिन मैं ही सेंटर पर छोड़ कर आऊँगा और लेकर भी। अपना पूरा ध्यान रखना, साथ में खाने पीने में भी कोई बदपरहेजी मत करना। ओके ओके, तुम्हारी हर शर्त मंजूर, अब तो मुँह ना फुलाओ। अगले दिन निशा को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वह दवाई लेकर पेपर दे आई। उसका पेपर अच्छा गया, लेकिन निशा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। लेकिन निशा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही दिन निकलने लगे। निशा का रिजल्ट भी आ गया। निशा ने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। सब बहुत खुश थे। उमेश की माँ निशा के घर मिठाई लेकर पहुंची और कहा, अब किस बात की देर है। और दोनों परिवारों ने मिलकर दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी। उमेश की माँ, शादी की तारीख 4 महीने बाद की निकली है, इतने में हम एक सगाई का प्रोग्राम कर लेते हैं। उमेश और निशा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी समीर बीच में आकर बोला, अब तो देखना बंद कर, नज़र लग जाएगी हमारी भाभी जी को। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उमेश और निशा दोनों झेप गए। सगाई की तैयारियां ज़ोर शोर से होने लगीं। उमेश ने निशा से फ़ोन पर, तुम क्या पहन रही हो? उमेश ने पूछा। ये तो सीक्रेट है, जब आओगे तभी देखना। निशा, ये तो चीटिंग है। मेरे बारे में सब खबर रखती हो और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती हो। अब भी कुछ जानना बाकी रह गया है क्या? ओ निशा, चलो फ़ोन रखो, और काम भी है मुझे। उमेश, हमसे भी ज़रूरी? ये तो हमारे साथ बेईमानी है। हाँ जी, आपसे भी ज़रूरी। प्यार में सब जायज़ है, कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। सगाई के लिए सजावट शुरू हो गई। समीर ने सब काम अपने हाथों में ले लिया। आखिर मेरे दोस्त की सगाई है, कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। समीर का मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। इधर हॉल में ऑर्किड के सुंदर सफ़ेद रंग के फूलों से चारों तरफ चांदनी बिखर गई। लाल गुलाब के फूलों की पत्तियों से सारी ज़मीन को लाल कालीन से सजा दिया। गुलाब के फूलों से एक तरफ दीवार पर दिल का आकार बनाकर उसमें एक अंगूठी की आकर्षक आकृति बनाई गई। अंगूठी के बीच में उमेश की उमा अंकित किया गया। सारा दृश्य बहुत मनमोहक था। सफ़ेद और लाल के पर्दे हॉल को निखार रहे थे। आखिर आसमान से परी उतरी। निशा आसमानी रंग में गजब ढा रही थी। चेहरे पर अनोखी चमक, मुस्कान लिए, और साथ में उमेश ने भी लाइट ब्लू कलर के लॉन्ग कुर्ते पर वाइट वेस्ट और वाइट पैजामी पहन रखी थी, और साथ में गोल्डन जूतियों में अलग ही उसकी शख्सियत दिखाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चकित हो गए। एक दूसरे से नज़र भी नहीं हटा पा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, देखो बिना पता किए हुए हम मैचिंग से ड्रेसअप हुए हैं। देखो हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती हैं। उमेश ने तभी देखा। उमेश की उमा, उसने इशारे से समीर से पूछा, ये क्या है? तो समीर ने आकर बताया,
यार तू तो भूल गया, जब तुम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या कहा था। मिल गई तुझे अपनी पार्वती जी, तो ये वही लिखा है। उमेश बुदबुदाया, बाद में मिल फिर बताता हूँ। जब सभी मेहमान आ गए तो सगाई सेरेमनी शुरू हुई। लाउड म्यूजिक पर सब खूब थिरक रहे थे। खाना पीना भी चल रहा था। तभी समीर ने अनाउंस किया, आज मेरे यार की सगाई उसकी प्यारी निशा से हो रही है। ये रस्म हो, इससे पहले सभी मेरी परफॉर्मेंस देखें और इस मौके का लुत्फ़ उठाएं। दूर से ही उमेश और निशा उसकी इस परफॉर्मेंस पर हंस रहे थे। तभी उमेश की मम्मी ने समीर को कान पकड़कर नीचे लेकर आई और उन्होंने कहा, और रस्में तो होने दे, या इसे ऐसे ही चिढ़ाता रहेगा। सबकी नज़र उमेश और निशा पर ठहर गई। पहले उमेश ने निशा को उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। सबने अपने हाथों से फूल बरसाकर तालियां बजाईं और खूब हुडिंग करके उनकी खुशी में शामिल हुए। तेज़ आवाज़ में ढोल की ज़ोरदार आवाज़ से पूरे हाल सब उत्साहित हो नाचने लगे। अब साथ में निशा की धड़कनें बहुत तेज़ हो गईं। निशा ने भी उमेश का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगी। अचानक उसे चक्कर आने लगे और एकदम से वह बेहोश हो गई। निशा के हाथ से उमेश का हाथ छूटने लगा और वह नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी उमेश ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और उसे संभाला। समय वहीं ठहर गया था। सबके सब वहीं स्तंभ बन गए। जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रुक गया, ये देखकर कि अचानक से निशा को क्या हुआ। तभी उमेश को होश आया। वह निशा को हाथों से झकझोर कर निशा निशा चिल्ला उठा, कोई जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। समीर ने पानी लाकर निशा के मुंह पर छींटे मारे, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। उमेश ने निशा को गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी में बैठाया। समीर और उसकी माँ भी साथ में हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इमरजेंसी वार्ड में उसे शिफ्ट किया और वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की और इंजेक्शन लगाया, जिससे अब निशा को थोड़ा होश आ गया। निशा के सभी टेस्ट हॉस्पिटल में किए गए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई, जिसमें उसका KFT में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आया है। डॉक्टर ने बताया कि निशा की किडनी पर असर है और वह अभी बहुत कम काम कर रहा है। जल्द इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी। उससे सही स्थिति का मालूम होगा कि किडनी कितना काम कर रही है। जब निशा को ये बात पता चली तो उसने उमेश के हाथों में हाथ लिया कि हम रहें ना रहें, हमें अपनी यादों में ज़रूर रखना। अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। उमेश ने निशा के मुंह पर अपना हाथ रख उसको चुप किया। ऐसे मत कहो, अपनी उम्मीद को ऐसे कभी नहीं छोड़ना। भगवान के हाथ में है सब कुछ। जल्द ही सब कुछ सही होगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा वह हम सब मिलकर करेंगे। और झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, तुम कैसी हो, कुछ बचकानी जैसी बातें करती हो। तुम जरा भी हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देकर एक दूसरे की हिम्मत बंधा रहे थे। उमेश, देखो अब मैं तुम्हारा आधा जीवन साथी तो बन ही गया हूँ। आखिर तुम्हारे हाथों से पहनाई हुई अंगूठी मेरे हाथों में है। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे जीवन पर अब मेरा हक है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर तसल्ली देने लगे। दोनों एक दूसरे को अपने आंसू दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन दिल का दर्द तो उभर कर आँखों में ही जाता है। आँखों से एक दूसरे का दर्द दोनों महसूस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो निशा के जीवन को बहुत खतरा है। उमेश ने अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप निशा से मेल नहीं हुआ। उसने और अस्पतालों में बात की तो पता चला डोनर इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलते हैं। न जाने कितना टाइम लग जाए। कोशिश करके अपने किसी परिचित से इसमें सहायता ले तो निशा का जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जितना देर करते जाएंगे उसके जीवन को उतना ही खतरा है। उमेश ने भागदौड़ शुरू कर दी और हॉस्पिटल में जाकर उसने नाम दर्ज कराया, कोई डोनर मिल जाए। किडनी देने के लिए पैसों का इंतजाम भी वह करने लगा, लेकिन किडनी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। शारीरिक अंगों का तो वैसे भी बेईमान डॉक्टरों का गोरख धंधा भी बन चुकी है।
लोग पैसों के लिए अपनी किडनी बेच देते हैं और डॉक्टर भी कितनी बार जो लालची होते हैं, पैसों के लोभ में आकर कितने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं और चुपचाप उनका ऑपरेशन कर उनकी एक किडनी निकाल लेते हैं। कुछ लोग मजबूरीवश ये कार्य करते हैं और चंद पैसों के लिए अपने शारीरिक अंग बेचते हैं। समीर उमेश के हर कदम पर साथी बना हुआ था। सभी लोग मिलकर निशा की जान के लिए भगवान से प्रार्थना और कोशिश कर रहे थे, कहीं से किडनी का इंतज़ाम हो जाए। निशा की हालत भी दिन पर दिन और बिगड़ गई। अब उसका डायलिसिस भी किया जाने लगा। हफ्ते में 2 बार निशा को डायलिसिस के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उसका शरीर दिन पर दिन गिर रहा था। निशा ने उमेश से कहा, मुझसे शादी करने के ख्वाब छोड़ दो और अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। उमेश ने कहा, एक बार जो हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ही मेरी जीवन संगिनी बनोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास है ना? तुम पर तो है, लेकिन किस्मत पर नहीं। पता नहीं हमारी खुशियाँ कहाँ चली गईं। उमेश, ऐसे कैसे तुमने सोच लिया कि हम तुमको बीच मझधार में छोड़कर चले जाएंगे? हमारी तो नैया भी तुम हो और खेवैया भी तुम हो। डूबेंगे तो दोनों और पार होंगे तो भी हम दोनों। चाहे किस्मत रूठ जाए हमसे, हम तो एक दूजे से नहीं रूठेंगे। दर्द का खुशी का रिश्ता है तेरा मेरा, यूँ एक दूजे से जुदा नहीं होंगे। तुम हम पर विश्वास रख कर तो देखो, आंसुओं को खुशी में बदल देंगे। तेरे लिए तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम कभी अपनी आस न छोड़ना, समझी मेरी पगली सी निशा। इस बात पर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने और उमेश दोनों के आंसू पोंछ लिए और कहा, अब हम कभी भी निराश नहीं होंगे। ये हुई ना मेरी निशा वाली बात। यह कहकर उसने निशा के गालों को हल्का सा खींच लिया। ओ मेरी निशा। तभी समीर भागा भागा आया। खुशखबरी 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 सुनो। तभी दोनों अचंभित हो गए कि ऐसी क्या खुशखबरी है जो समीर इतना चहक रहा है। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक समीर से पूछा, ऐसी क्या खुशखबरी है जो तुम इतने चहकते हुए बोल रहे हो? तो जल्दी बताओ तो, हमें भी जानना है। समीर ने कहा, बूझो तो जानूं, क्या नौकरी मिल गई है? ना, वह भी कोई करने का काम है। मैं नहीं करने वाला किसी की नौकरी चाकरी, वह तो हमारे बड़े अफसर उमेश जी ही कर सकते हैं। हम तो पापा के बिजनेस के उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, तो तुम्हारी बुद्धिमती से छोकरी पड़ गई? ना बाबा, उसे तो मेरी तौबा तौबा। नौकरी छोकरी छोड़ो, उससे भी अधिक और उससे भी बड़ी। उमेश ने समीर की पीठ पर हाथ ठोकते हुए कहा, हाँ तो पक्का तेरी लॉटरी लग गई है। निशा और उमेश दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं यारों, और बताओ क्या हो सकता है? यार समीर, अब हमारी परेशानी में परेशानी और ना बढ़ा, प्लीज़ बता दे। समझ, हम तेरे इम्तिहान में फ़ेल हो गए। बता दूँ कहकर उसकी आंखें चमक उठीं। तो सुनो ध्यान से। समीर ने बताया कि किडनी डोनर मिल गया है। दोनों ने समीर की तरफ चहकते हुए कहा, क्या सच में? दोनों का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। हाँ बिल्कुल सच। जल्दी नाम बताओ उसका, कहाँ मिला, कैसे मिला? और दोनों ने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। अरे अरे भाई, थमो और सांस तो ले लो और मुझे भी लेने दो, तभी तो तुझे सब बातें बताऊंगा। हाँ हाँ, तसल्ली से बैठ जा, सांस ले ले, पानी भी पी लो और फिर जल्दी बताओ। तो दिल थाम के सुनो। मेरा ब्लड ग्रुप निशा से मिल गया है और मैं ही निशा जी को किडनी देने वाला हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, इसलिए मैं निशा को किडनी डोनेट कर सकता हूँ। उमा और निशा आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये कैसी बातें कर रहे हो? यह कोई वक्त है मजाक करने का? क्यों, मैं क्या पराया हूँ जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्या निशा भाभी मेरी कुछ नहीं लगती हैं? ये मेरी बहन है, क्या मैं अपनी बहन को एक किडनी भी नहीं दे सकता? और अपने यार के प्यार के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर जाऊं। यह तो सिर्फ एक किडनी की बात है, लेकिन यार तेरी ज़िंदगी भर का भी तो सवाल है। तुम्हारी ज़िंदगी यानी कि मेरी ज़िंदगी,
हम दोनों की ज़िंदगी को जुदा थोड़े ही ना हैं। कैसी बातें करते हो उमेश, आज के बाद मुझसे इस तरह की बातें मत करना। उमेश की आंखें छलक आईं और उसने समीर को कसकर गले लगा लिया। मैं तेरी दोस्ती ना भूल पाऊँगा। आज समीर ने अपना दोस्ती का फ़र्ज़ निभा दिया। दोस्त हो तो ऐसा हो जो अपने दोस्त की हर खुशी और दुख में शामिल हो। सारी कानूनन कार्रवाई और सारे टेस्ट के बाद समीर की किडनी निशा के अंदर प्रत्यारोपण करने का फैसला लिया गया। जिस दिन की शादी की तारीख थी, ठीक उसी दिन की किडनी ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हुई। आखिरकार वह दिन आ गया जब निशा का ऑपरेशन होना था। उसे कमरे से निकालकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। तभी उमेश की माँ ने कहा, जहाँ भगवान की मूर्ति है उस तरफ ले चलो। साथ में पंडित जी को भी ले आकर आई थी। सभी उस ओर चल दिए जहाँ अस्पताल में भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। उमेश की माँ ने कहा, पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करो, और उन्होंने उमेश को बुलाया। उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी दे दी और कहा, निशा की मांग में भर दो। आज के दिन ही तुम्हारी शादी होनी थी और ये तय था। उस दिन तुमने निशा से कहा था कि हमारी मंगनी हो गई है तो आधा हक मेरा तुम पर है, लेकिन आज से तुम्हारा पूरा हक निशा पर है। उमेश ने बड़े इत्मीनान से निशा की मांग भर दी और उन दोनों ने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माँ ने आशीर्वाद दिया कि हमेशा इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे रहना। एक बार हाथ पकड़ा है तो हमेशा साथ निभाना। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। यह कहकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और साथ में परिवार वाले भी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जहाँ एक तरफ दुख की घड़ी थी, वहाँ इस एक छोटी सी खुशी की घड़ी ने सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव ला दिए। उमेश से ऑपरेशन के फॉर्मेलिटी के लिए ऑपरेशन के पेपर पर सिग्नेचर लिए और रिश्ते में उसने अपने पति होने के हक से सिग्नेचर किए। जहाँ दोनों का अभी तक अपना कोई संबंध नहीं था, वहाँ एक पल में अटूट संबंध बन गया। बड़ों का आशीर्वाद हो तो बच्चे हमेशा बड़ों की छाँव में सही राह उन्हें हमेशा अग्रसर होते हैं। निशा को किडनी के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। शून्य आँखों से निशा चारों ओर निहारती जा रही थी। सब उसकी संगी संबंधी पीछे छूटते जा रहे थे। वह आकांक्षाओं से घिरी बहुत व्याकुल हो रही थी। अंत में उसके पति ने उसको दिलासा दिया, हिम्मत रखना, सब ठीक होगा। वह उसका हाथ थामे हुए था। तभी वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर आगे कर दी। दोनों के हाथ आपस में छूट रहे थे। निशा की आंखों से आंसू बह निकले और निहित आंखें बोल उठीं, मेरा हाथ थामे रहना। दूर से उसके पति ने भी आंखों से आश्वासन दिया, मैंने तुम्हारा हाथ थामे रखा है, जल्दी से ठीक होकर आओ। आंखों आंखों में दोनों बात करते हुए निशा एक आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन थिएटर में एंटर कर गई और साथ में समीर को भी अंदर ले गए। सभी परिवार वाले और उमेश बाहर इंतज़ार करने लगे। उमेश की आंखें कुछ न बोलकर भी बोल रही थीं। हाथों को आंखों पर रख बैठ गया था। तकरीबन 4 घंटे बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। निशा के पति उमेश की तंद्रा भंग हुई। वह तेज कदमों से डॉक्टर की ओर बढ़ा। परिवार के अन्य सदस्य भी आ गए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन निशा को अभी 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही निशा सुरक्षित है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो गया है। आप सभी निश्चिंत रहें, ये 24 घंटे भी निकल जाएंगे। उमेश ने एकदम से घबराते हुए पूछा, और समीर कैसा है? डॉक्टर साहब जी, वो तो ठीक है ना? वह बिल्कुल ठीक है, कुछ समय पश्चात उसे होश आ जाएगा। यह कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। उमेश की जान अटकी पड़ी है। भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे दोस्त और निशा को सही सलामत रखना। दोनों ही मेरी जान है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी परिवार वाले उसे दिलासा दे रहे थे, भगवान ने अब तक हाथ थामा है, आगे भी वही नैया पार लगाएंगे। इसी ऊहापोह में भाव को चढ़ते उतरते, समुद्र में गोता लगाते ये 24 घंटे निकलते हैं।
निरंतर गीली आंखों के साथ भूखा प्यासा उमेश वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर उदास बैठा रहा। 24 घंटे बीतने के बाद सबसे पहले उमेश दोनों के पास सुरक्षात्मक कवच पहनकर जाता है, जिससे किसी को भी इन्फेक्शन ना हो। आंखों ही आंखों में दोनों का हालचाल पूछकर वह बाहर आ जाता है। दोनों को 8 दिन बाद छुट्टी मिलती है, लेकिन 2 महीने कड़ी निगरानी और देखभाल दोनों की करनी पड़ती है। डॉक्टर्स निर्देश पालन में सब सही हो जाता है। फिर से तीनों एक साथ होते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ थामकर। जीवन के हर उतार चढ़ाव में तीनों ने एक दूसरे का मिलकर साथ दिया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। यही साथ हमेशा बना रहे। उमेश और निशा पति पत्नी के रूप में अपना जीवन प्यार और विश्वास पर जीत जाते हैं। एक बार से फिर से उनके जीवन में नए सपने सजने लगते हैं और समीर भी अपना मस्त जीवन जीने लगता है। आज उमेश और निशा की शादी की सालगिरह है और उनकी माँ ने एक बहुत बड़ा फंक्शन उन दोनों के लिए रखा है। चारों तरफ रौनक लगी हुई है, रिश्तेदारों से खूब चहल पहल हो रही है। आज फिर से निशा दुल्हन के रूप में तारों से भरी चुनर सिर पर डालकर उमेश को फूलों का हार पहनाती है और समीर दोनों के साथ मिलकर हंसी खुशी एक नया जीवन में प्रवेश करते हैं। सुख और दुख दोनों में जो हमेशा हाथ थामे रखे, वही जीवन का सच्चा साथी है।